आज सुबह से खुशी ने यह ठान लिया था कि अब वह घर के सब कामों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इसके लिए रजत चाहे उसके साथ कुछ भी करे, वह पीछे नहीं हटेगी और दादाजी की देखभाल भी करेगी, चाहे रजत उसे धक्का देकर कमरे से बाहर कर दे। वह फिर भी एक ढीठ की तरह वहां जाएगी। खुशी नहाकर और कपड़े पहनकर बाहर आई और किचन की ओर बढ़ गई। किचन में जॉली ही काम कर रहा था, बाकी सब नौकर और कामों में लगे थे। तो खुशी भी उसके पास आकर बोली, लाओ मैं हेल्प करती हूँ। जॉली ने उसे गर्दन हिलाकर मना कर दिया और बोला, आप बीमार हैं, आराम करना चाहिए आपको। दी खुशी ने ज़बरदस्ती उसके हाथ से सामान लेकर कहा, मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा हुक्म मानना तुम्हारा काम है, इसलिए जो कह रही हूँ वह करो। खुशी ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो जॉली ने सर झुकाकर उसे सामान दे दिया और उससे थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया। खुशी ने नाश्ता बनाते हुए कहा, तुम जाकर दादाजी को देखो, उठ गए क्या? वह, तब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जॉली ने हैरानी से खुशी को देखकर कहा, लेकिन रजत सर ने तो मना किया है आपको। कहा ना, जाकर देखो, मैं आती हूँ अभी। जॉली चुपचाप वहाँ से निकलकर दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे रजत का कमरा दिखा, जो अभी तक खाली ही था। रजत रात से ही घर नहीं आया था। जॉली जानता था ऐसा तभी होता है जब रजत बहुत ज़्यादा गुस्से में होता था। तो वह घर के बाहर ही सड़कों पर गाड़ी को घुमाया करता है, और आज भी शायद ऐसा ही हो रहा था। रजत का गुस्सा कितना खतरनाक है यह अभी तक सिर्फ जॉली ने देखा था, इसलिए वह सब समझता था। लेकिन जो लिए नहीं जानता था कि रजत गुस्सा किस वजह से है। अगर उसके गुस्से की वजह खुशी है तो यह खुशी के लिए बहुत दर्दनाक होने वाला था। जॉली सोचते सोचते दादाजी के कमरे में आ गया। दादाजी आंखों को खोल उसे ही देख रहे थे। खुशी ने नाश्ता तैयार किया और प्लेट में लगाकर ले जाने लगी। तभी एक लड़का आया और बोला, मैम आप बीमार हैं, आपको अपने कमरे में रहना चाहिए था। अगर रजत सर को पता चला तो वह हमारी सैलरी काट लेंगे। आपकी वजह से दादाजी को कुछ भी हो सकता है। खुशी ने गुस्से में कहा, अच्छा और तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम्हारा काम है घर की साफ़ सफाई करना और तुम्हारी सैलरी तुम्हें टाइम पर मिल जाएगी। दादाजी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझे? और आगे से ध्यान रखना कि मुझे किसी भी काम के लिए टोकना मत। नौकर खुशी के सकते हुए देख चुप हो गया और सर झुकाकर चला गया। खुशी ने एक नज़र उसे देखा और सिर हिलाकर आगे जाते हुए बोली, सबको सर पर चढ़कर नाचने का शौक है, यहाँ मालिक तो मालिक, नौकर भी। खुशी दादाजी के कमरे में आई और नाश्ता टेबल पर रख कर बोली, जॉली तुम जाओ, सर के नाश्ते का इंतजाम करो, दादाजी को नाश्ता मैं करवा दूंगी। जॉली ने धीरे से कहा, लेकिन सर तो रात से घर ही नहीं आए हैं, लगता है वह किसी वजह से गुस्से में है, इसलिए घर से बाहर हैं। खुशी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा और दादाजी को नाश्ता कराने के लिए उसे तैयार करने लगी। जॉली जा चुका था और खुशी ने दादाजी को नाश्ता करवा दिया। फिर वह उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, आपको पता है मुझे लगा था कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा, लेकिन आपको देखकर मेरी जो जीने की इच्छा शक्ति है वह दृढ़ हो गई है। एक वक्त था जब मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तब भी मैंने मरने का रास्ता नहीं चुना, पर अब मुझे जीने की उम्मीद मिल गई है। दादाजी मुझे आपको ठीक करना है, उसके लिए चाहे मुझे उस जंगली मनुष्य से लड़ना या उसकी मार भी क्यों ना सहन करनी पड़े, मैं करूँगी, लेकिन आपको ठीक करके रहूँगी। आपको मैं याद नहीं, लेकिन आप मुझे अच्छे से याद हो। पहली बार मैं ही पहचान लिया था मैंने आपको, लेकिन उस जंगली मानुस ने मुझे बाहर निकाल दिया, पर अब नहीं। खुशी दादाजी से बिना किसी जवाब की उम्मीद किए बात कर रही थी। तभी दरवाजे से आवाज़ सुनी, तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए। यह रजत की आवाज़ थी। इतना तो खुशी समझ गई थी, लेकिन अब वह क्या करे, उसे समझ नहीं आया, इसलिए वह वहाँ शांति से बैठी रही। जब खुशी ने कुछ नहीं कहा तो रजत उसकी ओर बढ़ गया। खुशी ने
एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा तो रजत को और गुस्सा आया। उसने खुशी की बाजू को पकड़कर उसे उठाया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया और दरवाजे को बंद करते हुए बोला, तुम्हारी जगह यहाँ है। इस दहलीज को पार करने की औकात नहीं है तुम्हारी, इसलिए अपनी औकात के हिसाब से रहो, समझी। खुशी ने खुद को काफ़ी मजबूत किया था, लेकिन वह मजबूती रजत के चंद शब्दों में बह गई और खुशी फिर से पहले की तरह रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो रजत आगे बोला, जिस काम के लिए यहाँ आई हो उस पर फोकस करो। मेरे दादाजी की देखभाल करने का काम तुम्हारा नहीं है। खुशी ने मन ही मन कहा, यह तुम्हारे ही नहीं मेरे दादाजी भी हैं, जंगली मनुष्य। लेकिन खुशी की आवाज़ रजत के सामने नहीं निकली। अब भी खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने उसे पकड़कर खुद के करीब करके कहा, तुम जैसी लड़कियों की कोई औकात नहीं होती जो पैसे के लिए अपना जिस्म अपनी कोख तक बेच देती हैं। उनकी क्या औकात लगाई जा सकती है। रजत ने जैसे ही कहा, खुशी की आंसुओं से भरी नज़र रजत पर जाकर टिक गई। उसे समझ नहीं आया कि रजत किस बारे में बात कर रहा है। जब रजत ने खुशी की आंखों में आंसू देखे तो मुस्कुराकर बोला, अब तुम्हारे यह नकली आंसू देखकर पिघलने वाला नहीं हूँ मैं। तुम्हारी सच्चाई का सबूत अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ, इसलिए अब मेरे सामने यह मासूम और भोली बनने का नाटक बंद कर दो और जो यहाँ से। खुशी ने रजत की बात पर अपनी आंखों को बंद कर लिया तो खुशी उसकी भरी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। रजत ने खुशी को देखना जारी रखा। उसे लगा कि खुशी कुछ बोलकर अपना पक्ष रखेगी, लेकिन खुशी कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप वहाँ से चली गई। रजत खुशी को देखता ही रह गया। एक बार फिर से खुशी के लिए सोचने पर मजबूर हो रहा था, लेकिन तभी उसे फाइल में खुशी के किए सिग्नेचर याद आए तो उसने खुद से कहा, बहुत चालाक लड़की है यह, किसी को भी अपना मासूम सा चेहरा दिखाकर बर्बाद कर सकती है। मुझे जल्दी से जल्दी इस काम करवा कर घर से बाहर निकालना होगा। रजत ने सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। खुशी अपने कमरे में आई और बेड के कोने पर बैठ गई। उसके दिमाग में रजत के कहे शब्द घूम रहे थे। वह जानती थी कि वह खुद को चाहे कितना भी मजबूत कर ले, किसी न किसी शब्द उसको रुला ही देते हैं। हर बार वह अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती और फिर किसी के शब्द उसे रोने पर मजबूर कर देते हैं। अपने घर पर भी वह हमेशा खुद को दूसरों के सामने स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए रोज़ फैसला करती थी, लेकिन वह हर बार कमज़ोर पड़ जाया करती थी। खुशी अब रो नहीं रही थी, बल्कि वह शांत बैठी सोच रही थी कि वह ऐसा क्या करे जिससे वह रजत के सामने अपनी बात रख सके। काफ़ी देर तक रोने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह बालकनी में आकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसे किसी की हलचल महसूस हुई तो उसने पीछे मुड़कर देखा, रजत कुछ नौकरों के साथ वहाँ खड़ा था। नौकरों के हाथ में कुछ फाइलें और लैपटॉप था। रजत उन्हें वहाँ ठीक से लगाने के लिए कह रहा था। खुशी रजत को देखकर थोड़ी गुस्से में आ गई, लेकिन जब उसे रोती दिखाई तो उसके दिमाग में और भी हालत आने लगे। वह समझ चुकी थी कि रजत अब उसके साथ यहीं रहने वाला है। रजत खुशी को एक नज़र देखकर जॉली से बात करने लगा, जो अभी कुछ फाइल लेकर आया था। खुशी ने भी अपनी गर्दन घुमा ली। कुछ ही देर में रजत ने अपना सारा सामान खुशी के कमरे में सेट करवा दिया। सब चले गए तो खुशी भी रजत को इग्नोर करते हुए वहाँ से बाहर जाने लगी। तभी रजत बोल पड़ा, कहाँ जा रही हो। खुशी रुक गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह कुछ देर तक खड़ी रही, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सूझा तो वह बिना बोले ही वहाँ से निकल गई। रजत को यह उसकी बेइज्जती जैसा लगा तो वह झट से खुशी के पीछे गया, जो अभी दरवाजे के पास ही पहुँच पाई थी। रजत ने उसकी बाजू को पकड़कर अपनी ओर घुमाया और बोला, जब मैं कुछ पूछूं तो बिना जवाब दिए जाने की गलती मत किया करो, वरना किसी दिन अच्छा नहीं होगा। खुशी ने अपनी नज़रों को झुका लिया तो रजत ने फिर से उसकी बाजू पर दबाव देते हुए कहा, मैंने यह भी कहा था जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नज़रें मुझ पर होनी चाहिए।
खुशी का दिमाग शून्य हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, कहाँ जा रही थी। वह कैसे बताए कि रजत के आने से वह कमरे से बाहर जाना चाहती थी। लेकिन अगर वह बोलेगी तो रजत गलत ही समझेगा, इसलिए वह अब भी चुप ही रही। रजत ने खुशी को दीवार से लगा दिया और खुद उसके करीब आकर बोला, मैं आज से इसी कमरे में रहूँगा। मैं चाहता हूँ हम दोनों करीब हों, ताकि जिस काम के लिए तुम यहाँ आई हो वह जल्दी से पूरा हो। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। खुशी ने अब नज़रों को रजत पर टिका लिया और उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। रजत आगे बोला, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही चलेंगे। अब हम दोनों आज से एक साथ कमरे में रहेंगे और तुम समझ रही हो ना, तुम जल्दी से बच्चा पैदा करो और मुझे छुटकारा पाओ। बच्चा होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी दूंगा, माला माल कर दूंगा तुम्हें। खुशी ने पहली बार रजत को सुनने के लिए अपने आप को परमिशन दी थी, लेकिन अब रजत की बातें सुनकर उसे इस कदर गुस्सा आया कि रजत को खुद से दूर धक्का दिया और अपना पूरा जोर लगाकर रजत के गाल पर एक तमाचा रख दिया। रजत तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह एकदम रिलैक्स खड़ा था। खुशी के धक्का देने से वह पीछे हो गया और थप्पड़ भी खा लिया। रजत ने खुशी की आंखों में देखा तो खुशी की आंखें आंसुओं से भरी लाल और गुस्से में दिखाई दी। खुशी के चेहरे से लग रहा था कि अब वह रजत को बहुत कुछ बोलेगी और अपना गुस्सा उतारेगी, लेकिन खुशी कुछ बोली नहीं, बल्कि उसने गुस्से से रजत को उंगली दिखाते हुए कुछ कहने की कोशिश की, पर उसने लंबी सांस लेकर उंगली को वापस करते हुए वहां से निकल गई। रजत एक बार फिर अचंभित था। खुशी के इस व्यवहार से उसने तो वही दोहराया था जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, तो फिर खुशी ऐसे क्यों करके गई है। रजत ने अपना सिर हिलाया और अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया। आज पहली बार उसे किसी लड़की के थप्पड़ मारने पर गुस्सा नहीं आया, वरना वह किसी लड़की की तेज आवाज़ तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज उसे गुस्सा आने की बजाय खुद के शब्दों को सोचना पड़ रहा था कि वह क्या बोलकर आया है। खुशी छत पर आ गई और वहाँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और तब तक रोती रही जब तक कि उसके आंसू खत्म नहीं हो गए। जब उसे लगा कि अब वह और रो नहीं सकती, तो वह दीवार के सहारे लगकर बैठ गई और आसमान की ओर देखने लगी। आज खुशी के साथ बादल भी थे जो बरसने को तैयार थे। फ़र्क इतना था कि खुशी के आंसू बरस चुके थे और बादलों के बरसने वाले थे। खुशी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, क्यों आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए? मुझे भी अपने साथ ले चलते ना। इस मतलब से भरी दुनिया में मेरा अपना कहने को कोई भी नहीं है। खुशी तेज आवाज़ में चिल्लाई और बोली, अब नहीं जिया जाता मुझसे, तंग आ गई हूँ मैं इस ज़िंदगी से, इसलिए मैं आपके पास आ रही हूँ। पापा मुझे माफ़ कर देना, आपकी बेटी हार गई है। इस दुनिया से, लोगों से अब और नहीं चल पाऊँगी मैं। पापा। खुशी का गला भराया और वह छत से कूदने के लिए खड़ी हो गई। तेज़ हवा चलने लगी थी और अचानक से ज़ोरदार बारिश होने लगी। खुशी ने अपने हाथों को फैलाया और चेहरे को ऊपर करके वह मुस्कुरा दी, मानो आज मरने में ही उसे खुशी मिल रही हो। कुछ देर तक वह यूं ही खड़ी रही, फिर उसने अपने कदम बढ़ाए और छत के किनारे पर आकर फिर से हाथों को फैलाकर आंखों को बंद करके बोली, अलविदा डियर ज़िंदगी। और खुशी ने छलांग लगा दी। खुशी ने बारिश के सुहाने मौसम में मरने का रास्ता चुना, लेकिन अफसोस, वह जब छत से गिरी तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे खुशी लटक गई। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, जिससे उसे ज़मीन दिखाई दी। एक पल के लिए तो वह सहम में गई थी कि वह गिरती तो उसका क्या होता, लेकिन फिर अपनी ज़िंदगी की हकीकत को याद कर उसे गुस्सा आया और उसने अपने सर को उठाकर उसका हाथ थामने वाले चेहरे को देखा। रजत ने खुशी का हाथ थामा था। झमाझम बिजली और मूसलाधार बारिश के में बंदे रजत के घूरते चेहरे से होती हुई खुशी के मासूमियत उदासीन चेहरे पर गिर रही थी। खुशी ने रजत को देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा,
क्योंकि रजत बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वह हैंडसम सा चेहरा उसे, पर वह गुरूर से भरी आंखें और बारिश की बूंदें, यह सब मिलकर रजत को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी, जिसमें एक पल के लिए तो खुशी के दिल में भी आग सी लग गई थी। लेकिन फिर खुशी ने अपने दूसरे हाथ से रजत के हाथ को छुड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया तो रजत ने अपने दूसरे हाथ से खुशी के दूसरे हाथ को पकड़ लिया, जिससे खुशी का जो उसे छुड़ाने का इरादा था वह वहीं रह गया। अब खुशी रजत को गुस्से से घूरने लगी, लेकिन रजत अपने पहले वाले अंदाज में ही खुशी को निहार रहा था। रजत ने खुशी को ऊपर की ओर खींचा तो खुशी छत की मेड़ तक आ गई। तभी रजत ने उसे छोड़ दिया। खुशी रजत के ऊपर जा गिरी, जिससे रजत ने उसकी कमर के चारों ओर अपने हाथ को लपेट लिया और दूसरे हाथ को उसके सिर के नीचे लगाकर बोला, जिंदगी इतनी भी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि जब मन करे छलांग लगा दी जाए। खुशी अपने आप को रजत के इतने करीब पाकर होश खो बैठी थी। उसका दिल इंजन की भांति चल रहा था, जिसे रजत आसानी से सुन सकता था। रजत खुशी को डांट रहा था, लेकिन खुशी तो अब भी रजत के करीब होने की से अजीब सी शून्यता में चली गई थी। उसे रजत की आवाज़ सुनाई तो दे रही थी, लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था। जब रजत ने जी भरकर उसे डांट लिया और खुशी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो रजत ने उसकी कमर को खींचकर खुद के और करीब कर लिया, जिससे खुशी अब होश में आ गई और रजत से दूर होने की कोशिश करने लगी। लेकिन रजत ने उसे नहीं छोड़ा और अपना सवाल फिर से दोहराया, तुम यहाँ से कूद क्यों रही थी? खुशी ने रजत की आंखों में देखा, जिस अब न गुस्सा था न गुरूर। इस बार रजत की आंखों में खुशी को अपने लिए परवाह दिखाई दी, इसलिए खुशी की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी कि रजत फिर बोला, यह आंसू तुम्हारे आसपास ही जमे रहते हैं ना? तैयार रहते हैं कि जब मैं तुमसे कोई सवाल करूं तभी यह छलक जाएं। इस बार रजत खुशी को देखता रह गया। उसने पहली बार खुशी के चेहरे पर मुस्कान अच्छी थी, वह भी रोते हुए। रजत भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन खुशी की नज़रों से बचकर रजत को आज पहली बार सुकून मिला, जिसकी तलाश वह करके थक चुका था। आज खुशी के करीब होने से उसकी अंतरात्मा खुश थी। ऐसी खुशी आज से पहले उसे कभी नहीं हुई थी। खुशी ने आँखें खोली तो रजत अब भी वैसे ही देख रहा था। तो खुशी ने रजत को अपने दोनों हाथों से रजत के सीने पर हाथ रखकर कहा, प्लीज़ लीव मी। रजत ने एक झटके में खुशी को छोड़ दिया और उससे दूर हो गया। खुशी ने भी अपनी आँखों को मसला और वहाँ से जाने लगी। तो रजत ने कहा, आज तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार मरने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे कह सकती हो। खुशी ने कुछ नहीं कहा। उसने रजत की भी आधी अधूरी बात सुनी और वहाँ से चली गई। रजत अब खुशी पर गुस्सा नहीं था, ना ही उसके जवाब न देने पर वह ज़बरदस्ती करने वाला था। उसे खुद नहीं पता था कि वह खुशी के इतने करीब क्यों आया। रजत ने आंखें बंद की और कुछ देर पहले ही बातें सोचने लगा। जब खुशी ने रजत को थप्पड़ मारा और वह बाहर चली गई तो रजत कुछ देर तक बैठकर खुशी को सोचता रहा कि वह ऐसा क्यों कर रही है, साफ साफ बात क्यों नहीं करती। रजत उठा और खुशी से फेस टू फेस बात करने के लिए बाहर आया, लेकिन खुशी बाहर कहीं नहीं थी। तो उसने नौकरों से पता किया। तभी जॉली ने उसे बताया कि खुशी को उसने छत की ओर जाते देखा है और बाहर बारिश भी शुरू हो गई है, तो शायद बारिश का मज़ा ले रही है। रजत भी छत पर आ गया। उस वक्त खुशी अपने हाथों को फैलाकर आसमान से बातें कर रही थी। रजत उसकी बातों को सुन रहा था, लेकिन उसे यह मन ही नहीं था कि खुशी चलते चलते किनारे तक जाकर छलांग लगा देगी। जब खुशी ने कहा कि कब वह और नहीं की शक्ति और अपने पापा से माफ़ी मांग रही थी, तब रजत समझ गया कि अब यह बेवकूफ़ी करने वाली है। तभी रजत ने फुर्ती दिखाई और दौड़कर खुशी के पास चला गया। खुशी खुद में इतनी उलझी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि रजत उसके पास ही है। रजत ने आंखें खोली और आसमान की
ओर देखकर बोला, आप दोनों भी तो मुझे छोड़कर चले गए हो, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा करने का नहीं सोचा, तो फिर वह कैसे सोच सकती है? क्या उसके ऐसा सोचने का कारण मैं हूँ? हाँ, मैं मानता हूँ मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, लेकिन एक मासूम लड़की मेरी वजह से जान दे, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं है। अगर वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो आज ही उसे मैं उसके घर छोड़ आऊँगा। मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मुझे पैसों की कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन मेरी वजह से कोई लड़की परेशान हो यह मुझे गंवारा नहीं है। रजत ने लंबी सांस ली और अंदर आ गया। खुशी कमरे में आई और सीधे बाथरूम में चली गई। ठीक उसके पीछे रजत भी आ गया, लेकिन बाथरूम को बंद देखकर वह बोला, अब मुझे इसके निकलने का इंतज़ार करना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रजत दूसरे रूम में गया और नहाने चला गया। रात हो चली थी। एक बार फिर खुशी रजत को दिखाई नहीं दी। वह जब से दूसरे रूम में नहाकर आया था तब से ही लैपटॉप लेकर काम करने लगा था, क्योंकि आजकल खुशी के चक्कर में उसे कम वक्त मिल पाता था। इसलिए उसने कुछ देर के लिए काम करने का सोचा था और काम में ऐसा उलझा कि उसे याद ही नहीं रहा कि खुशी से उसे बात भी करनी है। जब वह रिलैक्स होने के लिए एक सोफे पर पीछे कमर लगाने वाला था, तभी उसे खुशी याद आई और वह फिर से सीधा बैठ गया। रजत ने कमरे में नज़र घुमाई, लेकिन यहाँ खुशी नहीं थी। अब रजत ने सिर हिलाया और खुद से कहा, अब कहाँ चली गई यह लड़की? इतना ध्यान तो मैं खुद का भी नहीं रखता जितना इस लड़की का रखना पड़ रहा है। वह बाहर आया तो देखा खुशी सब नौकरों को लाइन में खड़ा करके उन्हें से कुछ समझा रही थी और कभी उन्हें डांट लगाती तो कभी गुस्सा करती। रजत ने मन ही मन कहा, अजीब लड़की है, थोड़ी देर पहले तो मरने को आतुर थी और अब मेरे नौकरों पर रौब झाड़ रही है। अभी रुक, मैं भी आता हूँ। रजत भी उनकी ओर बढ़ गया तो उसके कानों में खुशी की मीठी सी आवाज़ पड़ी। खुशी एक नौकर पर गुस्सा करते हुए बोली, और भैया जी, आप दादाजी का रूम साफ करते हैं ना? कहाँ से किया है आपने सफाई का कोर्स? हर कोने में तो जाले लगे हैं, वहाँ रखी चीज़ों पर धूल भी जमी है। आप सारा दिन बस इधर उधर घूमते रहते हैं। एक ही तो काम दिया है आपको, वह भी आप अच्छी तरह से नहीं करते हैं। यह तो ठीक बात नहीं है ना? नौकर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था कि रजत पर नज़र पड़ते ही वह चुप रह गया और अपनी नज़रों को नीचे कर लिया। जब खुशी ने नौकर को ऐसे देखा तो वह धीमी और हल्की सी आवाज़ में बोली, सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैं तो बस दादाजी की सेहत के लिए ऐसा कह रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हें इनसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, रजत ने पीछे से कहा। तो खुशी चौंक गई। उसने भी अपने सर को झुका लिया, लेकिन वह रजत की ओर मुड़ी नहीं। तो रजत ही उसके पास आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम सब लोग कामचोर हो गए हो, लगता है नए लोगों को काम पर रखना होगा। खुशी ने तपाक से कहा, नहीं नहीं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, आप इनको काम से मत निकालिएगा प्लीज़। खुशी की नज़र रजत पर थी। रजत ने खुशी को देखा तो उसकी मासूमियत भरी आंखें एक बार फिर रजत को भा गईं। खुशी एक बच्चे की भांति रजत से कह रही थी कि नौकरों को ना निकाले। रजत ने भी हामी भरी तो सब नौकर चले गए। खुशी भी वहाँ से जाने लगी। तभी रजत बोल पड़ा, क्या तुम अपने घर जाना चाहती हो? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? क्या तुम्हें सुसाइड करने की वजह मैं हूँ? अगर ऐसा है तो तुम अपने घर जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यह कहकर रजत जल्दी से वहाँ से निकल गया। खुशी रजत को देखते ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रजत ऐसा क्यों कर गया है। कहीं वह उससे थक तो नहीं गया है, या फिर वह नौकरों के साथ ऐसी बात कर रही थी तब उसे बुरा लगा है। खुशी ने मन ही मन कहा, मेरी ज़िंदगी में क्या कम मुसीबतें थीं जो अब चलती फिरती पहेलियों का अड्डा आ गया है। समझ नहीं आता, कभी कहता है दादाजी से दूर रहो, कभी कहता है माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, कभी कहता है बच्चा चाहिए, कभी कहता है क्यों मर रही हो, कभी कहता है घर चली जाओ, कभी कहता है तलाक दे दो। आखिर यह चाहता क्या है? जब तलाक देना था तो शादी क्यों करके लाया? रहने देता ना वहीं। खुशी ने मुंह बनाया और कमरे की ओर कदम बढ़ाया ही था कि
फिर वह खुद से बोली, अब कमरे में भी वह पहेलियों का अड्डा मिलेगा। पहले वाली तो सुलझी नहीं, और कुछ बोल दिया तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। खुशी ने अपना रास्ता चेंज किया और किचन की ओर बढ़ गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल पर